नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ना आज के समय पूरी दुनिया में ना एक वीडियो हो चुकी है वायरल, एटलीस्ट मैं कहूंगा, जहां पर जियोपॉलिटिक्स की बात की जाती है, डिफेंस की बात की जाती है। वहां पर इस वीडियो के काफी चर्चे हैं और इधर आप देख पाओगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं बाय इंटरनेशनल मीडिया, यूएस मीडिया, यूके, यूरोपियन मीडिया, ऑब्वियसली इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, क्योंकि चाइना ने पहली बार अपने ब्लैकआउट बॉम्ब की एक वीडियो करी है रिलीज। नाउ ये वीडियो एक 3D रेंडिशन है, मगर चाइना ने पहली बार दुनिया के सामने ओपनली एडमिट किया है कि इन लोगों ने ऐसे बॉम्ब बना रखे हैं जो एनिमी के एक पूरे शहर की बिजली उड़ा सकते हैं। जी हाँ, जो ब्लैकआउट बॉम्ब है ये लिटरली बिजली ठप करने के लिए बनाया गया है। आप देख पाओगे भारत के हिंदी मीडिया ने भी इसको कवर किया है, क्योंकि इस टाइप का जो ग्रेफाइट बॉम्ब है दुनिया मानती थी कि सिर्फ यूएसए के पास है। यूएसए ने एक्चुअली 1999 में ये बॉम्ब यूज भी किया था, और अपने आप में जो ये टेक्नोलॉजी है इस बॉम्ब की कमाल की है। और जो अटैक यूएसए ने किया था 1999 में, अब माना जा रहा है चाइना सेम टाइप का अटैक ताइवान पे करेगा। जो ये ग्रेफाइट बॉम्ब या फिर इसको जो ब्लैकआउट बॉम्ब कहा जा रहा है, ये प्राइमरली जो इम्पेंडिंग चाइनीज इन्वेजन है ताइवान की, उसके लिए बनाया गया है। ना जो चाइना की वीडियो रिलीज की गई है, ये पहले मैं आपको दिखाता हूं ना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो वीडियो। ना यहाँ पे हुआ क्या है, चाइना ने अपनी तरफ से एक मिसाइल लॉन्च किया। मिसाइल से छोटे छोटे ये म्यूनिशंस या फिर बॉम्ब जिनको आप कह लीजिए, ये निकले और ये गिरेंगे दुश्मन देश के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यहाँ पर प्रॉपरली यूज हो पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि लिटरली आपको म्यूनिशन गिरा देने हैं और ये मिसाइल बनाना भी काफी सस्ता पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, सिंस सस्ता पड़ेगा तो ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स गिर भी जा सकते हैं। तो ये म्यूनिशन इस मिसाइल ने छोड़ दिए। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप यहाँ पे कहोगे वेट, मैंने ये क्या देखा? ये म्यूनिशन ऊपर से नीचे गिरते हैं और फिर बाउंस करते हैं। जी हाँ, ये एक बार नीचे यहाँ पर जाएंगे, फिर बाउंस करेंगे, फिर इनमें से एक ऐसा सब्सटेंस निकलेगा जो ग्रेफाइट से बनता है। सिंस इसको ग्रेफाइट बॉम्ब कहा जाता है, इसका रीजन यही है कि जो भी यहाँ पे सर्किट्स है ना इस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में, ये सब बिल्कुल जैम हो जाएंगे और एक काफी लंबे डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। इधर आप देख पाओगे। अब यहाँ पे एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। एक तो एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे इतना काम आएगा नहीं इस पर्टिकुलर केस में अगर ऐसा अटैक किया गया हो। दूसरी बात यह है कि काफ़ी बार ना, अगर मान लीजिए आप किसी मिसाइल से अटैक करते हैं, तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो मेन एरिया है इस ग्रिड का, वहाँ पे आपको हिट करना होगा। तभी आप इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उड़ जाएगी। नहीं तो आपने अगर मिस कर दिया तो काफ़ी बार बस थोड़ी सी आग लगती है, कुछ अग्निशामक आ गए और वहाँ पे उन्होंने स्थिति कंट्रोल कर ली। मगर इस पर्टिकुलर केस में ब्लैकआउट बॉम्ब में ताकत ये है कि ये ऑलमोस्ट आधे या फिर आप कह सकते हैं पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी ये गायब कर देता है। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे वेट, मैंने ये कहा कि यूएसए ने 1999 में ये बॉम्ब यूज किया था। कहाँ पर यूज किया था? अफगानिस्तान में, इराक में नहीं, एक यूरोपियन देश पर। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर्बिया देश की। इधर आप देख पाओगे यूरोप में आपको एक देश दिख जाएगा यहाँ पर। छोटा सा देश है, यूरोपियन देश, काफी हद तक प्रो रशिया माना जाता है इसको। यहाँ पे ये देश है सर्बिया। सर्बिया में रशियन बोली जाती है और एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से काफ़ी ज़रा आप कह लीजिए एफिनिटी है यहाँ पर रशिया के प्रति। और आज के समय आपको पता होगा सर्बिया का एक विवाद भी चल रहा है कोसोवो के साथ। कोसोवो एक कंट्री है, एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, जिसको यूएसए ने सपोर्ट करके बनवाया था विद इन सर्बिया। ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी का जो पार्ट है, कई अमेरिकन नागरिक भी समझ नहीं पाते कि यूरोप में आप कोसोवो जैसा कंट्री क्यों बनाएंगे। रीज़न सिंपल है, रीजन है रशिया को वीक करना यहाँ पर इन सर्बिया। तो 1999 में नेटो कंट्रीज ने प्राइमरली लेड बाय यूएसए हैवी बॉम्बिंग करी सर्बिया की। इसमें इन लोगों ने ब्लैकआउट बॉम्ब भी गिराए थे सर्बिया पर, जिससे बताया जाता है सर्बिया का 70% जो हिस्सा है वो बिल्कुल अंधकार में चला गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी आर्टिकल पब्लिश किया था कि नेटो बॉम्ब्स सर्बिया इनटू डार्कनेस, अंधकार में धकेल दिया। धकेला इसलिए किया था क्योंकि जो ये ग्रेफाइट बॉम्ब है, इससे इन्होंने पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है सर्बिया का, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज भी मैं देखता हूं कि कई अमेरिकन थिंकर्स, फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली देख रहा था, जेफरी सैक्स ने ये बात एडमिट करी थी कि वी बॉम्ब्ड बेलग्रेड, बेलग्रेड कैपिटल है सर्बिया की, 78 डेज तक सर्बिया की बॉम्बिंग करी। ये एक बैड मूव था।
पॉइंट क्या था? ताकि सर्बिया को 2 हिस्सों में बाँटा जा सके, एक नया देश हम बना पाएँ, कोसोवो। और एज़ एन इंडियन, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग कोसोवो को एज़ ए कंट्री नहीं मानते। हम नहीं मानते कि सर्बिया का विभाजन होना चाहिए, बट यूएस और बाकी जो नेटो कंट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल मानते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री कोसोवो यहाँ पे बननी चाहिए सर्बिया को तोड़ के। सो अगेन, ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से ब्लैकआउट बॉम्ब का एक बार बहुत समय पहले इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद यूएसए ने ब्लैकआउट बॉम्ब का ज़रा यूज़ किया नहीं है, बट चाइना आज के समय डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इन लोगों ने भी एक ज़्यादा एडवांस्ड ब्लैकआउट बॉम्ब तैयार कर दिया है, जो ऑब्वियसली ये यूज़ कर सकते हैं ताइवान पर। अब यहाँ पे आप अगर पूछोगे क्या भारत पे यूज़ हो सकता है ये? आई मीन चांसेस बहुत कम है। इन लोगों को लिटरली जो मिसाइल लॉन्चर है उत्तराखंड के पास लाना होगा, तो जाकर हो सकता है मे बी ये कुछ हमारे बड़े शहरों को टारगेट कर पाएँ, बट खतरा बिल्कुल बना हुआ है। चाइना ये जो ब्लैकआउट बॉम्ब है, पाकिस्तान को भी कल को एक्सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान यूज़ कर सकता है इसको अगेंस्ट इंडिया। और अगर आप पूछें इसका तोड़ क्या है, हम यहाँ पर किस तरीके से इसको काउंटर कर सकते हैं, आंसर यही है, कॉन्स्टेंटली अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करते रहो। अपने जो फाइटर जेट्स हैं, इनकी इंटरसेप्शन करने की जो एबिलिटी है, इसको इम्प्रूव करो। और साथ ही साथ हमको ये भी रिसर्च करनी होगी कि हम अपने जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, उनको ये ब्लैकआउट बॉम्ब प्रूफ कैसे बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। भारत में हमें एटलीस्ट 50% जो हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, स्पेशली बॉर्डर एरिया के आसपास, उनको ब्लैकआउट बॉम्ब प्रूफ बनाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कल को क्या हो सकता है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये यूट्यूब पर बैठ के इस आदमी को बताए कि ये हमको करना चाहिए, तो हम करते क्यों नहीं है? वेल, खर्चा बहुत आता है इसमें। मैं समझ सकता हूँ भारत सरकार भी कहाँ-कहाँ खर्चे। जब आप खर्चने पे आते हो, ये खर्चा है, यहाँ पे भी आपको खर्चा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताऊँ, ग्रेफ़ाइट बॉम्ब से अगर आपको बचा कर रखना है अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को, तो आपको हाई लेवल इंसुलेशन वहाँ पे करवानी होती है। ये एक नोन फैक्ट है। अब उस लेवल की इंसुलेशन करवाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, और इसलिए कई देश इसको करवाते नहीं हैं। धीरे धीरे ये करवाई जाएगी आई थिंक। एक बार अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, चाइना ताइवान पर ये जब यूज़ करता है ये बॉम्ब्स, इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ करेगा, उसके बाद सडनली आप देखोगे ग्रेफाइट बॉम्ब की जो अवेयरनेस है और बढ़ जाएगी, जो इसको लेकर जो चिंता है ये काफ़ी हद तक और बढ़ जाएगी। बट मेरा ये मानना है, जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, एटलीस्ट वहाँ पर तो हमको इंसुलेशन हाई लेवल स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगेन बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन बी सॉरी। जिस तरीके से चाइना अब ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हमें पता नहीं कल को जो ये ग्रेफाइट बॉम्ब है कहाँ पहुंचेगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कल को ये जो बॉम्ब है, ये चाइना पाकिस्तान को पकड़ा दे, पाकिस्तान बोल दे लीक हो गया, किसी आतंकवादी ग्रुप के पास पहुंच गया है, वो इसको यूज करना स्टार्ट कर दे। सो ये अगेन ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, काफी लंबे समय से ये बॉम्ब एग्जिस्टेंस में रहा है। बट अब क्या है कि इस बॉम्ब को ना ज्यादा इजीली अवेलेबल बना दिया जा चुका है, थैंक्स टू द मास रिजर्व्स ऑफ ग्रेफाइट। एक टाइम पर ग्रेफाइट की काफी कमी होती थी, आज के समय कई देशों में ग्रेफाइट मिल चुका है, ग्रेफाइट मार्केट में रेगुलरली अवेलेबल है। तो कई देश आज के समय ग्रेफाइट बॉम्ब बना रहे हैं। एक काम ऑब्वियसली हम ये कर सकते हैं, खुद भी ऐसे ग्रेफाइट बॉम्ब बना सकते हैं, ताकि दुश्मन को हम बता पाएं कि अगर हम पर ये अटैक होता है इस टाइप का, तो हम भी रिस्पॉन्स में ऐसा अटैक करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। सो अगेन ये अनफॉर्चुनेट बात है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना एक कांस्टेंट वॉर टैक्टिक बन चुका है। ये अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, रशिया ने भी किया यूक्रेन के साथ। कई बार उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ये डिस्ट्रॉय कर दी है, और मेरे हिसाब से ये इनह्यूमेन है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ाते हैं, तो उसके बाद हॉस्पिटल्स, इंपॉर्टेंट जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होते हैं, और वेरियस और बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती, जिससे आम जनमानस, इनोसेंट लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इस वॉर से, वो भी सफ़र करते हैं। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, इस टाइप के जो ये ब्लैकआउट बॉम्ब्स, ग्रेफाइट बॉम्ब्स हैं, इनको ऑल टुगेदर एक इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर बैन कर देना चाहिए। अगर इनका यूज होता है तो इंटरनेशनल कंडेमनेशन होनी चाहिए, सैंक्शन लगने चाहिए। बट लग रहा है दुनिया वेट कर रही है कि एक बार यूज हो जाए इस ग्रेफाइट बॉम्ब का बड़े स्केल पर, उसके बाद ही यूएन जागेगा। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ नई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिससे भारत ने जूट की जो इम्पोर्ट्स हैं ये और कम कर दी हैं और रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं, ज़्यादातर पोर्ट्स पर और पाबंदी लगाकर। कोशिश की जा रही है कि ये देश किसी थर्ड पार्टी से भी ना
भारत में जूट एक्सपोर्ट ना कर पाए? बताइए किस कंट्री पर हाल ही में भारत ने ये पाबंदी लगाई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता। मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है, इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब, जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।